सो 10th क्लास ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल में सबसे पहली जो हमारी है दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडिया में एग्रो बेस्ड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा आपको एग्जाम्पल दे रखे थे। ये एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं। इसमें सबसे पहले है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल में बेसिकली कॉटन हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोजीशन है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटल जितना उसका 14% यहीं से आता है। इसके अलावा 35 मिलियन पर्सन से ज़्यादा इसमें डायरेक्टली इंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है, और ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमारी जो है वो 24.6% इससे आती है, और जीडीपी हमारा 4% टूवर्ड्स जीडीपी इसका इससे निकलता है। तो इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, ये अकेली इंडस्ट्री है इंडिया की जो सेल्फ रिलायंट है, यानी जिसके लिए हमें बाहर से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट क्वालिटी एडेड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आपकी है कॉटन टेक्सटाइल वाली। एंशियंट इंडिया से ही कॉटन टेक्सटाइल जो है हमारा, चाहे वो हाथ से बनने वाला कपड़ा हो, अभी तो मशीन वगैरह से बनता है, बट हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वगैरह जो था ये पहले से ही काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आफ्टर द 18th सेंचुरी के बाद में जब इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हुई थी, तब पावर लूम्स वगैरह यूज़ होना शुरू हो गया था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को काफ़ी उसकी वजह से नुकसान हुआ, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड था, हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल था, इसीलिए हमको वो मशीन्स वगैरह इतना बेनिफिट नहीं कर पाई, हम उनको समझ ही नहीं पाए, हमारे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, और इसीलिए हम मिल से बनने वाले कपड़े से कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सस्ता और जल्दी बन जाता था। तो वहाँ पर थोड़ा सा सेटबैक हम लोगों को मिला। उसके बाद एज ऑन 13 नवंबर 2011 देयर वर 1946 cotton and handloom human made fiber textile mills in the country. About 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sector. तो अगर हम नवंबर 2011 तक के डेटास देखें तो यहाँ पर 80% जो टेक्सटाइल मिल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल की, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी। उसके अलावा बची हुई जो थी पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर थी। उसके बाद सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज वगैरह भी थी, जो कि 4 से 10 लूम्स में चला करती थी। उसके बाद अर्ली ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी बेसिकली जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर ज़्यादा बनी हुई थी, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। क्योंकि हमने लोकेशन में देखा था कि हम कोई भी इंडस्ट्री लोकेट करते वक्त तो वहाँ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज, संसाधन, सुख सुविधाएं जो कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पहले महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ ही थी। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। अब क्योंकि एग्रीकल्चर से सारा रॉ मटेरियल आता है, तो काफ़ी सारे फार्मर्स के लिए सोर्स ऑफ लिविंग भी था ये, जैसे कॉटन वूल प्लकर्स हैं, वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग एक्सेट्रा। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज। उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री की वजह से दूसरी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। जैसे आप कपड़ा बना रहे हो तो कपड़ा डाई भी होगा, थ्रेड वगैरह बनेंगे, फिर उसके बाद सिलाई हो गई, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गई, तो इस तरह की चीज़ों की जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, मिल्स, वो स्टार्ट होने लगे आसपास। तो फिर मशीन्स भी हैं तो इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह भी डेवलप हुए। While spinning continues to be decentralized in महाराष्ट्र, अब स्पिनिंग हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इधर की तरफ ज़्यादा थी, लेकिन वीविंग जो थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज थी, वो अलग अलग पार्ट्स में हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल स्किल्स भी चाहिए, डिजाइनिंग ऑफ वीवर्स इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, तो अलग अलग पार्ट्स में वर्क स्कैटर्ड हो गया था। उसके बाद इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। स्पिनिंग में हम वर्ल्ड क्लास में हैं, लेकिन वीविंग में हम थोड़ा सा लो क्वालिटी पर आ जाते हैं। उसके अलावा द हैंडस्पन खादी, जो हमारे यहाँ हाथ से बना हुआ कॉटन का जो कपड़ा, जो खादी होती है, प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स। ये ज़्यादातर अभी भी काम होम्स के अंदर हो रहा है कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे। उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। इंडिया से यार्न जो है वो जापान जाता है, और अदर कंट्रीज जो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करती है वो है कॉटन गुड्स को इंपोर्ट करने वाली यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। उसके बाद आपको मैप दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कि कॉटन, वूलन, सिल्क टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ पर है मिल्स। ये बेसिकली
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको एग्जाम में चॉइसेस मिलती है, अगर इसमें से कोई आता भी है और आपने नहीं किया तो आप उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज लॉट ऑफ एरियाज आर देयर, तो कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट जो है आप उनको ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। उसके बाद इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडलर्स इन द वर्ल्ड विद 43.13 मिलियन स्पिंडलर्स, ये 2011-12 के डेटाज हैं। उसके बाद द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब इंडिया में जो हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है उसको हमारे वीवर्स और निटिंग करने वाले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. अब कुछ drawbacks हैं इस इंडस्ट्री को लेकर कि हम उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि हम अच्छा वाला यार्न जो है शायद एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम उसको अपने यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। As a result, many of our spinners export cotton yarn, while apparel garment manufacturers have to import fabric. Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, हमने अच्छा खासा प्रोडक्शन तो करा है, इम्प्रूवमेंट करा है गुड क्वालिटी स्टेपल कॉटन बनाने में, लेकिन फिर भी हमारा इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ड, हमें अभी भी इम्पोर्ट की मजबूरी नज़र आती है, हम बहुत सारी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे डेवलपमेंट के बीच में बाधा आ रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हम इतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई इरेटिक है, पावर शॉर्टेजेस होती रहती हैं। उसके अलावा मशीनरीज नीड टू बी अपग्रेडेड, वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर हमें मशीन्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारी लेबर भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है, और स्टिफ कंपटीशन जो हमें सिंथेटिक फाइबर से मिल रहा है वो भी हमारे लिए ड्रॉबैक साबित हो रहा है। उसके बाद आपके है जूट टेक्सटाइल्स। अच्छा, इसके पहले हमें ये समझना है कि सबसे पहली एक फुली सक्सेसफुल कॉटन मिल जो थी हमारी इंडिया में, वो मुंबई में 1854 में स्टार्ट हुई थी। अब आगे चलते हैं हम जूट पे। जूट का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है। जूट को आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, इंडिया रॉ जूट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकेंड प्लेस इन एन एक्सपोर्टर, लेकिन एक्सपोर्ट करने में हम बांग्लादेश के बाद नंबर 2 पर आते हैं। There were about, अगर हम 2010-11 के डेटास देखें तो 80 जूट मिल्स प्रॉपर हमारे यहाँ थी। मोस्ट ऑफ दीज वर लोकेटेड, और उसमें ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में थी, बेसिकली हुगली रिवर के आसपास एक नैरो बेल्ट का एरिया था, 90 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड, वहाँ पर ये ज़्यादातर लोकेटेड थी। तो फर्स्ट जूट मिल जो हमारी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, वो कलकत्ता में स्टार्ट हुई 1859 एट रिसा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हुगली बेसिन में जूट मिल प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं? सबसे पहले आपका है ये एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ये एरिया जूट प्रोड्यूसिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो खर्चा कम आता है, हुगली रिवर भी है, कोस्टल एरिया भी है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आराम से चीज़ें हो जाती है। उसके बाद सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, क्योंकि आसपास बड़े शहर भी है, कलकत्ता जैसे रिसला के पास में, तो आपको अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाता है रोडवे, रेलवेज का एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद इसको प्रोडक्शन में काफ़ी सारा पानी चाहिए, अबंडेंट वाटर सप्लाई भी हमको मिल जाती है हुगली रिवर से। चीप लेबर, क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत पॉपुलर स्टेट है, उसके बाद उड़ीसा, बिहार आसपास के कनेक्टिंग स्टेट्स, तो यहाँ से हमको चीप लेबर भी मिल जाती है। कोलकाता इज एन अर्बन एरिया, फिर उसके अलावा लार्ज अर्बन सेंटर है कलकत्ता, यहाँ से आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज और पोर्ट फैसिलिटीज मिल जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब जूट इंडस्ट्री जो है अगर 2010-11 के हिसाब से देखें तो 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली यहाँ पर काम कर रहे थे, और अनदर 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसके साथ में एंगेज थे कल्टीवेशन ऑफ जूट को लेकर। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस इंडस्ट्री को लेकर? एक तो स्टिफ कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट की वजह से, क्योंकि आजकल बोरियां वगैरह या जूट के जो कारपेट्स हैं, मैट्स वगैरह हैं, रैक्स, उनकी जगह सिंथेटिक चीज़ों ने ले ली है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स जैसे हमारे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इनसे हमें काफ़ी कॉम्पिटिशन मिल रहा है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड, लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इंटरनल डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इको फ्रेंडली मटेरियल की तरफ अब सरकारें डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी पोल्यूशन करते हैं, इसलिए वापस डिमांड थोड़ी सी बूस्टअप हो रही है। 2005 के अंदर इसी को और डेवलप करने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी,
ताकि हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकें, क्वालिटी इंश्योरिंग गुड प्राइस, ये सारी चीज़ें कर सकें, फार्मर्स को अच्छे दाम इसके मिले इसके लिए। मेन मार्केट्स हमारे जो हैं जूट को लेकर वो है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है इसलिए अब इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद आपकी आती है शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर केन की इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री है हमारी, बेसिकली इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो हम शुगर प्रोडक्शन में नंबर 2 पर आते हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन गुड़ और खानसारी के अंदर हम नंबर 1 पर आते हैं, फर्स्ट प्लेस। तो हम नंबर 2 पर है शक्कर के प्रोडक्शन में, और गुड़ और खानसारी में हम नंबर 1 पर आते हैं। खानसारी जो गुड़ से बनी हुई शक्कर होती है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री, अब इसके अंदर काम आने वाला रॉ मटेरियल बल्कि है, क्योंकि गन्ना इस्तेमाल होता है, गन्ना हैवी होता है, और जितना आप उसको ट्रांसपोर्टेशन में दूर लेके जाओगे, जितना आप टाइम लगाओगे, उसका सुक्रोज कंटेंट कम होता चला जाएगा, स्वीट कंटेंट जो है, जूसी पार्ट कम हो जाएगा। इसीलिए सबसे आइडियल लोकेशन इसके लिए यही है शुगर मिल्स के लिए, कि जहां पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसके आसपास मिल्स वगैरह लगाई जाए। तो 2010-11 के हिसाब से हमारे पास में 662 से ज़्यादा शुगर मिल्स थी, जो कि ज़्यादातर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में थी। 60% इसमें से अकेले यूपी और बिहार के अंदर थी। ये इंडस्ट्री सीजनल नेचर की है और इसीलिए ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर में इसमें काम किया जाता है। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो टेंडेंसी थोड़ी सी डेवलप हुई है, चेंज हुई है, फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न। अभी थोड़ा सा आइडिया चेंज हुआ है कि इन मिल्स को सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसका सुक्रोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो कूलर क्लाइमेट, मतलब फेवरेबल क्लाइमेट जो है, वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन प्रोवाइड करता है। द कॉपरेटिव्स आर मोर, और इन्हीं स्टेट्स में कॉपरेटिव्स भी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मेजर चैलेंजेस इस इंडस्ट्री को लेकर है कि एक तो ये सीजनल नेचर की है, दूसरा इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट डिले जो है, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा हमको पीछे कर देते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है कि इसका जो कचरा निकलता है, जो बैगेज निकलता है, उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज।